हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कॉलर्स क्लासेस। बच्चों, आज हम मार्केट फेलियर से रिलेटेड और मार्केट सक्सेस यानी बाजार विफलताएं और बाजार सफलताएं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बाजार विफलताओं के बारे में जानने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम इसके बारे में अच्छी तरह समझ सके कि क्या होती हैं बाजार विफलताएं यानी मार्केट फेलियर क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम मार्केट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्या होती है। मार्केट क्या होती है? अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मार्केट वो होती है जहां पर बायर्स और सेलर पर्सनली आपस में वस्तुओं का लेन देन करते हैं, लेकिन नहीं। इकोनॉमिक्स की भाषा में मार्केट आर commonly regarded as institutions that mediate between common economic agents who buy and sell at mutually agreed prices। यानी बाजार से अभिप्राय उन संस्थाओं से है जो आर्थिक एजेंटों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करती हैं, मध्यस्थ मीडिएट का कार्य करती हैं, जो परस्पर तय की गई कीमत पर खरीद या बिक्री करते हैं, यानी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं। मार्केट कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, यह एक इंस्टीट्यूशनल एरिया है जहां पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधनों का भी लेन देन होता है, जैसे कि लेबर और कैपिटल आर एक्सचेंज म्यूचुअली, यानी उनका सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस होता है। मार्केट लोकल भी हो सकती है यानी स्थानीय भी हो सकती है। मार्केट रीजनल यानी क्षेत्रीय, नेशनल राष्ट्रीय और इवन वर्ल्ड वाइड यानी अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के हो सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय यानी एक्सचेंज जहां होता है वो एक तंत्र के रूप में जाना जाता है, यानी बाजार तंत्र, मार्केट मैकेनिज्म। अब मार्केट मैकेनिज्म देखें तो it refers to the free and unhindered interplay of force of demand and supply in the determination of the price of the product। इसका मतलब बाजार तंत्र वह विधि है, वो मेथड है जिसमें बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के मांग और पूर्ति की अंतःक्रिया द्वारा किसी वस्तु की कीमत और मात्रा निर्धारित होती है। यानी वस्तु की कीमत और कितनी क्वांटिटी में वो बेची जाएगी वो किन शक्तियों पर आधारित होगी? मांग और पूर्ति की शक्तियों पर, यानी फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और प्राइस उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, कीमत उसी तरीके से रिएक्ट करेगी जैसे कि सरप्लस या शॉर्टेज होगा किसी कमोडिटी का, और उस सरप्लस या शॉर्टेज को हमने ये कर रखा है कि एक्सेस और आदि के एक्सेस या सरप्लस की अगर स्थिति होती है तो क्या होता है, प्राइस कैसे बदलती है, तो उसके आधार पर वो इक्विलिब्रियम प्राप्त किया जाता है जहां पर सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस जो होती हैं आपस में बराबर आती है और आर इन स्टेट ऑफ बैलेंस, और बैलेंस यानी संतुलन प्राप्त करती है। मार्केट अगर हम विफलता की बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं, तो जहां पर मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल होता है मार्जिनल सोशल कॉस्ट, यानी सीमांत सामाजिक लाभ सीमांत सामाजिक कॉस्ट के बराबर होता है, वहां पर मार्केट सफल होगा। अगर इसमें से कहीं भी कोई इम्बैलेंस आता है, कोई भी अंतर आ जाएगा इन दोनों में, तो वो मार्केट विफलता कहलाई जाएगी, यानी मार्केट फेलियर उस संबंध में गिना जाता है। अब मार्केट सफलता की बात आ गई है, तो मार्केट सक्सेस क्या होता है? मार्केट सक्सेस का मतलब है कि मार्केट सक्सेस रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्ट, यानी बाजार सफलता उसे कहते हैं जहां पर मार्केट डिमांड फोर्स और सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करती है, या दूसरी भाषा में कहें कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी, यानी उत्पादन कुशलता और आवंटन कुशलता, ये मार्केट में प्राप्त कर दी जा चुकी है।
इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। या जो भी कुशलता है मार्केट में, चाहे वो उत्पादन के संबंध में हो, चाहे वितरण के संबंध में हो, आवंटन के संबंध में है कि वस्तुओं और सेवाओं का किस प्रकार आवंटन किया जा रहा है, उस संबंध में हम मार्केट सफलता उसे। प्रोडक्शन एफिशिएंसी की बात करें यानी उत्पादन कुशलता की बात करें तो मार्केट सक्सेस का एक ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। मार्केट सक्सेस का दूसरा कंपोनेंट है एलोकेशन एफिशिएंसी यानी आवंटन कुशलता। प्रोडक्शन एफिशिएंसी मीन्स allocating the available resources among economic agents in such a way that increase in production of one commodity without reducing the other is not possible। यानी कि जो मान लो हमें एक्स गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको हम वाई वस्तु के प्रोडक्शन से घटाए बगैर नहीं हम उसको इंक्रीज कर सकते। यानी एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें वाई वस्तु के उत्पादन में लगाए गए रिसोर्सेस को कम करना पड़ेगा, उसे उत्पादन कुशलता कहते हैं। अब प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी दो प्रकार की होती है, इसके दो पहलू होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन एफिशिएंसी विद इन द फॉर्म, यानी एक फॉर्म के अंदर प्राप्त की गई उत्पादन कुशलता, यानी वो फॉर्म मिनिमम कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर रही हो, दैट मीन्स फर्म मस्ट ऑपरेट एट मिनिमम कॉस्ट। दूसरी प्रोडक्शन एफिशिएंसी होती है अमंग द फॉर्म, यानी फर्मों के मध्य, यानी जैसे मान लो 4 फर्म्स हैं ए बी सी डी, तो सभी फर्म्स होमोजेनियस प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही हैं, यानी समरूप वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, और उन सभी की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो सेम है। यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए फर्म इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी फर्म। इसके अलावा एलोकेटिव एफिशिएंसी की बात करें यानी आवंटन कुशलता की बात करें तो इट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कंट्री या होल इकोनॉमीज टोटल रिसोर्स, यानी एक अर्थव्यवस्था या एक देश में जितने भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनको हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में किस प्रकार आवंटित करें, एलोकेट करें, वो हमारी आवंटन कुशलता को बताती है। अब मार्केट एफिशिएंसी क्या होती है, बाजार कुशलता किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन फॉर द गिवन इनपुट मैक्सिमम आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, यानी जितने भी हमारे पास उत्पादन के साधन हैं, आगते हैं, उससे हम मैक्सिमम उत्पादन प्राप्त करें। इट इज सेड टू बी अचीव्ड इफ एलोकेशन डन बाय मार्केट मैकेनिज्म डज नॉट नीड फर्दर एडजस्टमेंट थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी सरकारी हस्तक्षेप के बगैर बाजार तंत्र अपना कार्य करता हो, यानी उसे सरकारी हस्तक्षेप की कोई भी नीड ना हो, जरूरत ना हो। एफिशिएंसी ऑफ मार्केट सिस्टम इज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस दैट इज नीड टू बी सेटिस्फाइड, यानी जो बाजार कुशलता होती है वो कई कंडीशन, कई परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिनका संतुष्ट होना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले होती है बेटर इंफॉर्मेशन। बेटर इंफॉर्मेशन यानी बेहतर सूचना। बेहतर सूचना का मतलब क्या होता है कि जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही वो चेंज करती है। अब प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होता है कि डिमांड भी बढ़ रही है, और प्राइस गिर रही है, इसका मतलब डिमांड भी गिर रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब हमें आप बेहतर तौर पर मिलेंगी तो इसका मतलब वो मार्केट जो है वो कुशलता से कार्य कर रहा है। दूसरा है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है अधिकतम लोच। अधिकतम लोच यानी प्राइस में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो आराम से हो, वो किसी भी दबाव या बगैर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के हो। अगर हम बात करते हैं मार्केट कंडीशंस की, जो
हमारे फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि प्लान्ड इकोनॉमी जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, क्योंकि वहां पर कीमतों को आसानी से नीचे नहीं गिरने दिया जाता या आसानी से बढ़ने नहीं दिया जाता। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन है वो संतुष्ट होनी चाहिए, वो है बेटर एडेप्टेबिलिटी यानी बेहतर अनुकूलता। बेहतर अनुकूलता का मतलब है कि कोई भी प्राइस उसमें बगैर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के वो अपने आप ही अनुकूल हो। सैकड़ों जो वस्तुएं होती हैं उनमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में एडजस्टमेंट होती रहती है, और वो ऐसी एडजस्टमेंट होनी चाहिए जो वो अनुकूल हो और एडेप्टेबल हो, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ वहां मार्केट कुशलता से कार्य कर रहा। चौथी कैरेक्टरिस्टिक है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो शक्ति होती है उसका विकेंद्रीकरण होता है, इसलिए वहां पर ब्राइबरी, करप्शन या पावर किसी खास सेक्शन के पास नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में बाजार भी कुशलता से कार्य करता है, जबकि प्लान्ड इकोनॉमी में ये स्थितियां नहीं होती। वहां पर शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होता बल्कि केंद्रीकरण होता है, जिसकी वजह से ब्राइबरी, करप्शन वगैरह ये सारी चीजें वहां पर काम कर रही होती है और मार्केट अपने कुशलता से काम नहीं कर पा रहा होता है। अब मार्केट फेलियर क्या होता है, बाजार विफलता क्या होती है, अब इस कंसेप्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं कि मार्केट फेलियर क्या होता है। मार्केट फेलियर्स रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द मार्केट मैकेनिज्म which is based on the force of demand and supply on its own is not sufficient for efficient resource allocation। यानी वो सिचुएशन है, बाजार विफलता वो स्थिति है जहां पर मार्केट फोर्सेस की जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस होती हैं वो अपने आप कार्य नहीं कर सकती और रिसोर्स का एलोकेशन जो है वो भी कुशल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू जेबी टेलर, any situation in which the market does not lead to an efficient economic outcome and in which there are potential role of government। अब यहाँ क्या है कि जो टेलर ने कहा है कि कोई सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहां पर मार्केट अपने एफिशिएंट इकोनॉमिक आउटकम को नहीं दिखा पा रहा और इसके अलावा वहां पर सरकार का बहुत ही संभावित जो मेजर रोल है, पोटेंशियल रोल है, वो सरकारी तंत्र काम कर रहा है। वहां पर तीन टाइप की जो सोर्सेस होते हैं जो मार्केट फेलियर का कारण बनते हैं। सबसे पहली पब्लिक गुड यानी सार्वजनिक वस्तुएं, जैसे हवा, पानी, पार्क हो गया, रोडवेज हो गई, ये सारी चीजें क्या होती हैं, पब्लिक गुड होती हैं, जिन पर सभी का फर्क होता है, सभी का हक होता है और इसमें ना तो हम किसी को उससे के उपयोग से दूर कर सकते हैं, ना ही हम उसको प्रतिस्पर्धा में ला सकते हैं। दूसरा एक्सटर्नलिटीज यानी बाह्यताएं, यानी कुछ जो भी हम कार्य करते हैं उसका असर समाज पर पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो एक्सटर्नलिटीज कहलाती हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा मार्केट पावर, इसको हम मोनोपोली पावर से हम भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोनोपोली में हमेशा AR जो होता है, एवरेज रेवेन्यू जो होता है, वो हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एक एकाधिकारी पूरी तरीके से मार्केट कुशलता प्राप्त नहीं कर पाता और उसकी वजह से समाज को बहुत ही हानि उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर बाजार कुशलता से कार्य नहीं करता। अब एक्सटर्नलिटीज की बात करते हैं, तो व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज यानी बाह्यताएं क्या होती हैं। बाह्यताएं क्या होती हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो एन एक्सटर्नलिटीज अकर व्हेन एक्शन ऑफ वन फर्म और वन इंडिविजुअल इन द मार्केट हैज डायरेक्ट इफेक्ट आइदर गुड और बैड ऑन द अदर फर्म और अदर इंडिविजुअल्स इन द मार्केट। यानी किसी फर्म या किसी व्यक्ति
के द्वारा की गई वो क्रियाएं जिसकी वजह से सीधा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो चाहे वो बुरा प्रभाव हो, और वो प्रभाव किस पर पड़ता है, या तो अन्य फर्मों पर पड़ेगा या किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ेगा, तो उसको हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। और ये एक्सटर्नलिटीज दो प्रकार की होती हैं, एक तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी यानी धनात्मक बाहरी प्रभाव, जैसे कि हमने कोई पार्क बना दिया और उसका आनंद सभी पब्लिक या सारा समाज ले सकता है, तो वो हमारी धनात्मक बाहरी प्रभाव होता है, यानी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की बात करें तो मान लो कोई फर्म है और वो बहुत ही ज्यादा केमिकल्स थ्रो आउट कर रही है साथ वाली नदी में, साथ बहती नदी में, तो वो और अन्य व्यक्तियों को या अन्य समाज को पीने के पानी से दूर कर रही होती है, तो ये हमारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं। स्टूडेंट्स, हमें वस्तुओं के बारे में भी पता होना चाहिए जो कि हमें मार्केट फेलियर की दशा का ज्ञान देती है। सबसे पहले वस्तु है प्राइवेट गुड्स यानी निजी वस्तुएं। निजी वस्तुएं क्या होती है? ए प्राइवेट गुड इज अ गुड which must be purchased to be consumed, and consumption by one individual prevent other from consuming it. Economics refers to private good as rivalrous and excludable. For example, fruits, cold drink, machines, etc. अब निजी वस्तुएं क्या होती हैं? Those goods which must be purchased यानी जिनको खरीदा जाना जरूरी है, to be consumed अगर हमें उसका उपभोग करना है तो हम उसको जरूर परचेज करेंगे। और जो हमने उसको कंज्यूम कर लिया, अगर कोई भी इंडिविजुअल उसको कंज्यूम कर लेता है तो वो प्रिवेंट करता है, यानी उसको अन्य व्यक्तियों के उपभोग से बचा सकता है, यानी अन्य व्यक्तियों के लिए वो उपभोग लायक नहीं रहेगी, यानी उसके लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। इकोनॉमिस्ट के नजरिए से देखें तो ये प्राइवेट गुड्स क्या होती है? राइवलरस यानी प्रतिस्पर्धीय वस्तुएं होती है, और एक्सक्लूडेबल यानी एकांकी होती है। एकांकी मतलब अगर एक व्यक्ति ने इसको उपभोग कर लिया तो दूसरे व्यक्ति उसको उपभोग नहीं कर सकता। जैसे कि फ्रूट, हमने एक एप्पल खा लिया तो वो एप्पल दूसरे व्यक्ति के उपभोग के लिए नहीं बचा। या एक कोल्ड ड्रिंक ले ली, एक कोल्ड ड्रिंक हमने पी ली तो वो ही बोतल हमारे दूसरे व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होगी, उसे दूसरी वस्तु खरीदनी, दूसरी कोल्ड ड्रिंक खरीदनी पड़ेगी। ऐसे ही मशीनें होती हैं। तो ये तो समझ में आ गई होगी आपको। दूसरी वस्तुएं हैं पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स यानी सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं? सार्वजनिक वस्तुओं का मतलब होता है ए पब्लिक गुड इज एनीथिंग दैट प्रोवाइड बेनिफिट टू एवरीवन and availability of which is not reduced for other. In other words, by additional consumption does not reduce the quantity consumed by existing consumers. For example, sunlight, air. इनके नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि सार्वजनिक वस्तुएं कुछ भी, anything that provide benefit to everyone यानी सबको उसका लाभ मिलता है, और जो अवेलेबिलिटी होती है, उपलब्धता होती है, वो कहीं भी कम नहीं होती फॉर अदर यानी दूसरों के लिए उसकी उपलब्धता भी नहीं कम होती। अन्य शब्दों में कहेंगे तो अगर एक व्यक्ति ने उसको उपभोग कर लिया, एक अतिरिक्त व्यक्ति ने फिर उसको एडिशनली उपभोग कर लिया, तो वो फिर भी वो कम नहीं होगी, यानी उसकी क्वांटिटी जितनी भी कंज्यूम हुई है वो एग्जिस्टिंग जितने भी कंज्यूमर हैं उनके लिए उनकी क्वांटिटी कम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट यानी जितनी धूप आप ले रहे हो दूसरे व्यक्तियों के लिए भी वो धूप उतनी ही बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसके अलावा एयर हो गई, हवा, यानी जितनी हवा आप खा रहे हैं उतनी ही हवा दूसरा व्यक्ति भी ले रहा है, यानी उसके लिए भी क्वांटिटी या उसकी मात्रा कम नहीं हुई। फिर आ जाती है पब्लिक बैड्स। पब्लिक बैड्स यानी सार्वजनिक घटिया वस्तुएं। पब्लिक बैड इज in any product or condition that decrease the well-being of other in non-exhaustive manner. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिक बैड्स होती हैं, घटिया वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं जिनके प्रयोग से
लोगों की सुख समृद्धि की अवस्था गैर व्यापक रूप से घटती है, यानी बहुत ही नॉन एग्जॉस्टिंग मैनर वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों का कटाव हो गया, यानी एक सर्टेन रीजन में वनों का कटाव हो गया, तो मतलब जैसे एक रीजन में बहुत ज्यादा जंगल है, वहां तो लोग आनंद ले रहे हैं पब्लिक गुड्स का, लेकिन अगर किसी दूसरे क्षेत्र में वनों का कटाव हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो वहां के लोगों को वो झेलना पड़ा। तो ये पब्लिक बैड होती है, जिसकी वजह से वो घटिया वस्तुओं के रूप में सामने आती है। दूसरा, पब्लिक वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जल प्रदूषण हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, ये सब क्या होती हैं? पब्लिक बैड्स होती हैं।